अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, लाहौर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार अनारकली, जहाँ पर खूब रश होता है। कोई सर्दी में जर्सी ख़रीद रहा था, कोई कुछ खा रहा था, कोई अपने किसी के अज़ीज़ के साथ शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था कि अचानक एक ज़ोरदार धमाका होता है। छठ से 3 जानें चली गईं। धमाके की जगह पर आग लग गई और दर्जनों मासूम खून में लथपथ अस्पतालों में पहुंच गए। लेकिन इस कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हज़ारों ऐसी कुर्बानियाँ देकर ऐसी दहशतगर्दी को बहुत करीब से देखा है, मुकाबला किया है, बल्कि इसकी कमर तोड़ी है। लेकिन अभी शायद इनके छोटे मोटे स्लीपर सेल्स मौजूद हैं और पाकिस्तानियों में इनसे निमटने की हिम्मत भी काफ़ी है। अल्लाह ताला जो इस दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो ज़ख्मी हैं उन्हें सेहतमंद ज़िंदगी अता करें। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, आज साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदलिया की तारीख़ में शायद ये पहला केस है जिसमें अदालत ने एक साबिक चीफ जज पर फ़र्द जुर्म आयद की है। इससे पहले ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जस्टिस राना शमीम पर तौहीन अदालत केस की समाअत में मीडिया नुमाइंदगान को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत लाइसेंस नहीं दे सकती कि कोई भी इस तरह अदालत की बेतौकीरी करे। आपको एहसास तक नहीं कि ज़ेर समाअत केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि मेरा कंसर्न सिर्फ अपनी अदालत से है। बयाने हल्फी का लुब्बे लबाब ये है कि ये कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ थी। इतना हाई प्रोफाइल केस समाअत के लिए मुकर्रर था, ये समझा जाएगा कि अखबार को इसका पहले से इल्म था। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने साबिक चीफ जज राना शमीम को रोस्टरूम पर बुलाया और इनकी तरफ से दी गई दरखास्तें पढ़ने को कहा, जिसमें राना शमीम ने अदालत से इस्तदा की कि बयाने हल्फी की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए और प्रोसिक्यूटर को भी तब्दील किया जाए। लेकिन जस्टिस राना शमीम की दरखास्तें मुस्तरद करते हुए इन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई। जस्टिस राना शमीम ने इस्तदा की कि मेरे वकील को आ जाने दें, इसके बाद फ़र्द जुर्म आयद कीजिएगा। लेकिन चीफ जस्टिस ने राना शमीम को फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई और पूछा कि आपको ओपन कोर्ट में तमाम इल्ज़ामात पढ़कर सुना दिए गए हैं, आप क्या कहते हैं? राना शमीम ने जवाब दिया कि पहले मुझे फ़र्द जुर्म की कॉपी दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप इल्ज़ाम तस्लीम करते हैं या नहीं। राना शमीम ने जवाब दिया कि कुछ बातें तस्लीम करता हूं और कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ने राना शमीम को हिदायत जारी की कि आप अपने हक में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अदालत को तहरीरी तौर पर जमा कराएं। इसके बाद फ़र्द जुर्म आयद करते हुए केस की समाअत 15 फरवरी तक मौखर कर दी। नाजरीन, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस राना शमीम पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोई बयान देकर तौहीन की कि नवाज शरीफ की सज़ा कानून के मुताबिक नहीं बल्कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के कहने पर उन्हें सज़ा हुई और उन्होंने जजेस को हिदायत देते हुए ख़ुद सुना। मगर जस्टिस राना शमीम अभी तक कुछ भी ऐसा साबित करने में नाकाम हैं। क्या इस बयान हल्फी का मकसद सिर्फ अदालतों की तौहीन करके नवाज शरीफ मुकदमे को कंट्रोवर्शियल बनाना था? क्या सिर्फ सियासी फ़वायद हासिल करने के लिए जजेस पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए? इसी मौजू पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन करे हैं जस्टिस रिटायर्ड रशीद ए रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब आपका। जस्टिस साहब, आज वालेकुम सलाम जी। जस्टिस राना शमीम पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई, वो कुछ साबित नहीं कर पाए और अदालती तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चीफ जस्टिस पर इस तरह फ़र्द जुर्म आयद की गई है। सर, आप क्या कहेंगे? आपको इस सारे केस के बाद क्या समझ में आता है कि क्या वाकई सियासी फ़वायद हासिल करने के लिए सब कुछ किया गया? देखें, अंदर की क्या बात है, ये तो इल्म गैब का अल्लाह को इल्म होता है। दूसरी बात यह है कि चीफ जज साहब जो हैं वो कभी हाँ होते हैं, कभी ना होते हैं, कभी हाँ होते हैं, कभी ना होते। उन्होंने कहा कि कुछ मुझे एडमिशन है, कुछ मैं डिनाई कर रहा हूँ। अब वो भी बाइफरकेट उन्होंने बयान नहीं किया, ना ही कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखा कि ये पोर्शन एडमिशन में है और ये पोर्शन डिनायल है।
और 15 फरवरी की डेट दे दिए चार्ज फ्रेम करके। इसका मतलब है 15 फरवरी को तो गवाह आएंगे। लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी नहीं पेश की। आज जो प्रोसिक्यूटर हैं अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कोई लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी नहीं पेश किया। उनके कोई बयानात नहीं दिए कि ये आइंदा पेशी पे जो है वो मुल्जिम तैयारी के साथ आए, कौन किसका बयान होगा, क्या होगा। तो ये अजीब स्टाइल से प्रोसीडिंग्स चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ छापा और सहाफ़ियों ने बक्के बकौल उन्होंने तस्दीक करके छापा। इस बयान हल्फी को साबित करना तो जस्टिस राना शमीम का काम था, जो वो साबित नहीं कर पाए, इसीलिए मौखिर किया गया सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई को। जी देखिए, वो प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स तो हुई नहीं है, उनको मौका देना था सफाई का, वो उन्होंने दिया ही नहीं गया है। उन पे तो डे 1 से कह रहे थे हम चार्ज फ्रेम करेंगे, हम चार्ज फ्रेम करेंगे। इसका देखें, ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। ये सिर्फ वाकया एक नहीं है। शौकत सिद्दीकी साहब का सुप्रीम कोर्ट में बयान मौजूद है, जो उन्होंने कहा है कि किस अंदाज से उनको अप्रोच किया गया था। और फिर जो इससे पहले चीफ जस्टिस थे, उनके दौर में शौकत सिद्दीकी के, जिनके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने सख्त स्ट्रक्चर पास किया था, जिसकी वजह से एक सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने इस्तीफा दे दिया था और उनको रखा गया। उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी बैठाते रहे। ये बड़ी चीजें उछलेंगी कि उस दौर में क्या हो रहा था। से देखा है कि ये सिर्फ एक बयान हल्फी का मामला नहीं है, ये सिर्फ साकिब निसार साहब का मामला नहीं है। इसमें पूरी अदलिया के जजिस को बदनाम करने की कोशिश की गई है और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जजिस कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, मेरिट पर फैसले नहीं होते हैं। तो अदालत ने तो अपने ताई इस चीज को देकर इस सारे केस को ऑब्जर्व किया है। बिल्कुल, वो कोर्ट का ट्रैक तो यही है कि जो उनको बदनाम किया जा रहा है कि एक ख़ास तौर पे एक बेंच जो एक केस सुन रही थी वो कंप्रोमाइज़ हुई उस वक्त के चीफ जस्टिस के फ़ोन कॉल पे, और उससे लोगों के अदलिया की साख गिरी है और कॉन्फिडेंस अवाम का शेक हुआ है। वो लेकिन उसके लिए चीज़ों का साबित होना भी तो ज़रूरी है, इल्ज़ामात का साबित होना भी तो ज़रूरी है जस्टिस साहब। वो आप सही कह रही हैं, सही कह रही हैं, लेकिन आप हल्फनामा ही दे सकती हैं ना, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। कोई टेप तो नहीं कर रहा होता है बातें कोई जैसा ऐसे केसेस में ऐसे बयाने हल्फी की क्या कोई अहमियत नहीं होती है? क्योंकि इस केस को देख के लग रहा है, जिस तरह आप कहते हैं कि बयाने हल्फी होता है, इसे और क्या बढ़ के हो सकता है, आप कोई बैठ के कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा होता, तो ऐसे केसेस में फिर बयाने हल्फी की कोई अहमियत नहीं होती, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती? नहीं, वो तो बयान हल्फी के अगर सादा बयान भी होता तो उसकी अहमियत है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला तो हुआ है। ये बयान दे के कि जी एक चीफ जस्टिस को उस वक्त के उन्होंने फ़ोन करके एक जज साहब से ये कहा कि आप ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, तो सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस की भी साख मुतासिर हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज की भी साख मुतासिर हुई है। तो वो कंटेम्प्ट के ज़िम्मे में तो आता है, लेकिन अदालतों को, अदलिया को इन चीज़ों से मैं समझता हूँ थोड़ा सा बचना चाहिए, इसलिए कि ये चीज़ इस तरह से ख़त्म नहीं होगी। अब जब डिफेंस चलेगा, राना शमीम का मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या तैयारी की है और कौन कौन से प्रोसिक्यूशन विटनेसेस आ रहे हैं, क्या क्या बातें उछलेंगी, बहुत सी चीज़ें फिर पब्लिक होंगी, उससे और जुडिशरी का जो है वो कॉन्फिडेंस लोगों में लूज़ होगा। अमूमन अदालतें इस किस्म की चीज़ों को अवॉइड करती हैं, इसको नहीं छेड़ा जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको टेकअप किया है।
लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, इस बयान हल्फी के ज़रिए उन पर इफ़ेक्ट होने की कोशिश की गई है? बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिकली कोर्ट मुतासिर नहीं होती इस किस्म के बयानात से, जजेस इस किस्म के बयानात से मुतासिर नहीं होते हैं, इम्प्रेस भी नहीं होते हैं, लेकिन ये आम आवाम में ये बातें जा रही होंगी, उनके जहन में ये जहर है कि जी देखें जी इस तरह से हो रहा है, इस तरह से फैसले हो रहे हैं, इस तरह से फैसले हो रहे हैं, तो वो तो कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है जुडिशरी का। इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गालिबन ये सो मोटो कंटेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की। जैसा अब इस पर राना शमीम साहब को क्या सजा हो सकती है ज्यादा से ज्यादा? मैं समझता हूँ किसी फॉर्मर चीफ जज के लिए टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट ही बहुत बड़ी सजा है, यही बहुत बड़ी सजा है, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट। सही, मतलब कि फर्द जुर्म तो आयद हो गई, ये तो आप कह रहे हैं कि यही उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा है, लेकिन आपको क्या लगता है फैसला क्या आ सकता है? ज़रा फर्द जुर्म तो आयद हो गई है, लेकिन अब सज़ा का फैसला भी तो होना है, या अभी उन्हें मौका मिलेगा डिफेंस का? पता नहीं, इसलिए कि अभी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस सामने आए नहीं हैं, और फिर राना शमीम साहब का जो है वो डिफेंस भी सामने नहीं आया है। आपको नहीं लगता राना शमीम साहब ने इसको ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया, बड़ा लाइट लिया, उन्होंने बड़ा हल्का लिया इसको? लगता है सही है, आप सही कह रही, मैं एग्री करूंगा आपके साथ कि वो कोई सीरियस अंदाज से नहीं चला रहे, इसको डिफेंस अपना ले रहे। सही, अब शरीफ खानदान के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, हाँ, वो उस पर तो नहीं कोई असर पड़ेगा इसके बाद? नहीं, वो इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स हैं, वो अपनी चलती रहेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड रिजवी साहब मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान में आजकल ये बहस उरूज पर है कि मुल्क के मसाइल का जो हल है ये मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में नहीं, बल्कि एक ऐसे सदारती निज़ाम हुकूमत में है जहाँ सदर बराह रास्त मुंतखब हो और मेंबरान कौमी असम्बली इसे ब्लैकमेल करने की पोजीशन में ना हो, सब कुछ एक शख्स के हाथ में हो। सदारती निज़ाम की हिमायत करने वाले दलील के तौर पर फ़ौजी आमिरों के दौर हुकूमत को सदारती निज़ाम हुकूमत कहकर उनके दौर में होने वाली तरक्की की कहानियाँ ऐसे बयान कर रहे हैं और चार्ट बना कर सोशल मीडिया पर नशर कर रहे हैं कि उन अदवार में पाकिस्तान ने तेज़ी से तरक्की की। पाकिस्तान में ये बहस सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर शुरू करने वाले ज़्यादातर लोग वही हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के करीब समझे जाते हैं। अब नाजरीन, सदारती निज़ाम हुकूमत के लिए ये एक सोची समझी मुहिम है या इत्तफाकिया, मगर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूए बहस ज़रूर है। हमारे मुल्क को ये एक हकीकत है कि इस वक्त शदीद किस्म के मसाइल का सामना है। हुकूमत को बिजली, पानी, गैस, महंगाई, बेरोज़गारी, बजट खसारा और बैरूनी कर्ज़ों पर तवज्जो देने की यकीनन ज़रूरत है। हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त मईशत का है। इस मुल्क के बचाव का इन्हिसार मईशत पर है, जबकि मईशत का इस वक्त बुरा हाल है। ऐसे में अपोजिशन रहनुमा सदारती निज़ाम की बहस को मुस्तरद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अपोजिशन के लोग, ज़रा ये भी देखिए। हाइब्रिड निज़ाम और प्रोजेक्ट इमरान खान की बदतरीन नाकामी के बाद अब एक नई फिल्म जो है वो पेशे खिदमत है, और वो है सदारती निज़ाम। 1973 का आइन पाकिस्तान का मुतफ़क्का आइन है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है प्रोजेक्ट इमरान फेल हो जाए तो मतलब पाकिस्तान का निज़ाम फेल हो जाएगा। जस्ट बिकॉज इमरान खान फेल हो गया है तो अब इमरान खान ये कह रहा है कि मुझे सिस्टम भी खराब मिला है। ना पाकिस्तान के आइन में इस किस्म की कोई ऑप्शन है और ना पाकिस्तान की अवाम मुतहम्मिल है कि कोई नया तजुर्बा पाकिस्तान में किया जाए।
हम आज के प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे कि क्या हम मौजूदा निज़ाम हुकूमत बदलने की पोजीशन में हैं। नंबर 2, क्या मौजूदा हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने की पोजीशन में है। नंबर 3, क्या फौजी आमिरों के दौरे हुकूमत को सदारती दौर कहा जा सकता है। और सबसे बढ़कर ये कि निज़ाम की तब्दीली की मुहिम आखिर चला कौन रहा है। इन्हीं सवालात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, 2 साल पहले भी सदारती निज़ाम के हवाले से एक बड़ी बहस शुरू हुई थी और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के मसाइल का जो हल है ये मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम जो है इसमें नहीं है, सदारती निज़ाम लाना चाहिए जहां सदर जो है वो बराह रास्त मुंतखब होता है। अब हमारे पार्लिमानी निज़ाम में ताकत नहीं है, ये चल नहीं सकता या कुछ लोगों को सूट नहीं करता, जो आजकल बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। देखें, पार्लिमानी निज़ाम जो है वो भी दुनिया के कई ममालिक में चल रहा है। हाँ। और सदारती निज़ाम भी चल रहा है। दोनों निज़ाम जो हैं उनमें से किसी को भी आप गैर जमहूरी नहीं कह सकते। सदारती निज़ाम भी जमहूरी है, पार्लिमानी निज़ाम भी जमहूरी है। लेकिन पाकिस्तान में हमने ये फैसला किया कि यहां पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए। जब भी पाकिस्तान के लोगों को अपनी ख्वाहिश के इजहार का मौका मिला, उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम के हक में फैसला किया। और उसकी एक वजह यह भी है कि ये जो सब कॉन्टिनेंट जो है या जनूबी एशिया जो है उसमें जो जमहूरियत आई है वो बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम के ताबे आई है या उसकी वजह से आई है, या आप समझे कि हमारी जमहूरियत ने उसी निज़ाम को देखा है और उसी की आगोश में आंख खोली है। तो आप देखें कि इंडिया है वो हमसे कहीं बड़ा मुल्क है, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम उसमें चल रहा है और 1 मिनट के लिए भी उसमें रखना नहीं पड़ा आज़ादी के बाद। बांग्लादेश ने तजर्बा किया, शेख मुजीबुर रहमान ने सदारती निज़ाम नाफिज किया, जनरल ज़ियाउर रहमान आए, जनरल इरशाद आए, पार्लिमानी निज़ाम जो है दस्तूरी तौर पर नाफिज हो गया। लेकिन फिर उन्होंने दस्तूर में तरमीम की और पार्लिमानी निज़ाम बहाल किया। हमारे यहाँ जब फौजी हुक्मरान आए हैं उन्होंने सदारती निज़ाम कायम करने को तरजीह दी है। लेकिन लोग जो हैं तो क्या फौजी आमिरों के दौर को सदारती निज़ाम कहा जा सकता है? मतलब वो सदारती निज़ाम तो एक तरह से था ना। हाँ, और अयूब खान का जो निज़ाम था वो तो बहरहाल एक उसकी एक इलेक्टोरल बुनियाद भी थी। बुनियाद मसला ये है कि किसी मुल्क के रहने वाले ये फैसला करते हैं कि उनको किस निज़ाम के तहत अपनी जिंदगी गुजारनी है। पाकिस्तान के रहने वाले उनका ये फैसला है कि उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम के तहत अपनी जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी जो है उसको मुनज़्ज़म करना है। अगर किसी शख्स को शौक है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, वो यकीनन लोगों को हमनवा करे, बात करे। और मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत को भी ये हक हासिल है कि नहीं है। मैं कहता हूँ चलिए हक हासिल है तो आप वो 2/3 अक्सरियत हासिल तो करें पहले। आप देखें तुर्की में उन्होंने निज़ाम बदला है। तैयब एर्दोगान जो है उन्होंने अपने पार्लिमानी निज़ाम को एक तरह से सदारती निज़ाम में ढाला है, उसके लिए रेफरेंडम कराया है, फिर इलेक्शन में मतलूबा अक्सरियत ली है, फिर पार्लियामेंट के जरिए तरमीम की है आइन में। तो ये तरीका है, ये नहीं है कि चंद साजिशी अनासर ये फेसबुक के ऊपर ये ट्विटर पे शोर मचा दें और निज़ाम की तब्दीली की बात करें। लेकिन बात यह है कि मौजूदा पार्लियामेंट निज़ाम में अगर कुछ लोग कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो निज़ाम बदलने से चेहरे तो वही होंगे, लोग तो वही होंगे। तो सदारत का लिबादा ओढ़कर, सदारती निज़ाम का लिबादा ओढ़कर वो क्या इनकलाब ले आएंगे शामी साहब? आप देखें बांग्लादेश में पार्लियामानी निज़ाम चल रहा है। हाँ। और उनकी परफॉर्मेंस जो है, अगर
कई मामलात में हमसे बेहतर है, तो वहाँ सदारती निज़ाम मौजूद है, वो कैसे चल रहा है? इंडिया में सदारती निज़ाम है, वो कैसे चल रहा है? सॉरी, इंडिया में पार्लियामानी निज़ाम है। हाँ, सदारती निज़ाम तो नहीं है ना इंडिया में। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में क्या मसला है? पाकिस्तान में जो हमें आईन के ताबे रहकर काम करने की आदत डालनी चाहिए, और आईन जो है, आईन रेफरेंडम की इजाजत तो देता है, नहीं होना चाहिए। आईन रेफरेंडम की इजाजत तो देता है जी, आईन रेफरेंडम की इजाजत तो देता है शामी साहब। आईन रेफरेंडम की इजाजत देता है, उसके बाद फिर 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए पार्लियामेंट में, बिल्कुल, तब्दीली करने के लिए। हाँ। और ये 18वीं तरमीम आई है, ये सारा कंसेंसस से आई है। बिल्कुल। अगर आप ये अक्सरियत ले लेते हैं तो कानूनी बहस तो बात की होगी ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई है या नहीं है। हाँ। पहले 2/3 अक्सरियत लेकर आ जाएं और निजाम बदल लें। मैं तो कहता हूँ निजाम बदलने की भी क्या जरूरत है, आप वजीर आजम जो है उसका इंतखाब बराह रास्त करा लें। हाँ। तो क्या ये आपको लगता है फिर ये सोची समझी एक साजिश के तहत ये सारी मुहिम चलाई जा रही है, या इस मुल्क में जो महंगाई का मसला है, जो इस वक्त मईशत का बुरा हाल है, उससे तवज्जो लोगों की डाइवर्ट करने के लिए आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं? आप देखिए, यहाँ हर रोज कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ी जाती है। हाँ। और उसमें लोगों को मसरूफ किया जाता है ताकि लोगों की तवज्जो मसाइल से हटी रहे। इसके अलावा कोई और मकसद नजर नहीं आता। हम मीडिया वाले भी उन बैतों में पड़ जाते हैं, और कभी कोई हुकूमत कोई फुलझड़ी छोड़ रही है, कभी कोई अपोजिशन छोड़ रही है, और हम उसके पीछे हलकान हो जाते हैं बातें कर करके, और जो दूसरे इश्यूज हैं उनकी तरफ तवज्जो कोई नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि ये बस एक मशगला है बाज लोगों का, जैसे बटेर बाज होते हैं या कबूतर बाज होते हैं, तो ये शख्स जो है वो इस तरीके के निजाम बाज हैं, वो इस तरह की बातें करते लेकिन कुछ हुकूमत के हिमायती अगर ये कैंपेन चला रहे हैं या इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब भी तो हो सकता है कि इनडायरेक्टली आप इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि आपकी काबीना काम नहीं कर रही है, आपके तहत चलने, आपके मातहत जो लोग हैं वो नाकाम हो गए हैं, आपकी काबीना नाकाम हो गई है। अगर कोई शख्स यहाँ पर काम कर सकता है तो वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है। अगर उनको सदारत का रूप दे दिया जाए सदारती निज़ाम के ज़रिए, तो बहुत बेहतर तरीके से वो मुल्क चला सकते हैं। देखिए, जो मौजूदा निज़ाम है हमारा, वो तो सदारती निज़ाम के करीब तर चल रहा है। हाँ। आप देखें कितनी बड़ी तादाद में मुआवनीन खसूसी जो हैं वो मुकर्रर हुए हैं और रुखसत हुए हैं। बिल्कुल। और कितनी वजारतें जो हैं वो लोग चला रहे हैं। तो और बड़ी अहम वजारतें उन लोगों के पास रही हैं जो मुंतखब नहीं थे। अभी भी आप देखें, पहले हफीज शेख साहब वजीर खजाना थे, वो रुकन भी नहीं थे असेंबली के। फिर उसके बाद आपके शौकत तरीन साहब आए, उनको बाद में सेनेटर बनाया गया। हाँ। आप भी कितने खसूसी मुआवनीन हैं। तो इससे एक सोच तो समझ में आती है ना, इससे एक सोच समझ तो आती है कि मुंतखब लोगों पर आपका भरोसा नहीं है, आपको एतमाद नहीं है। नहीं, चलिए आप ये कह लें कि बाज़ औक़ात आपको मतलूबा जो माहिर नहीं मिलते तो आप बाहर से ले लेते हैं, मगर आपने तो बड़ी तादाद में वो माहिरीन जो हैं वो चुने हैं और उनको कैबिनेट में शामिल किया है। तो मौजूदा हुकूमत कैसे कह सकती है कि उसको जनाब सिर्फ कौमी असम्बली से और सेनेट से अपनी मर्जी के लोग मुयस्सर नहीं आ सके। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यह है कि मौजूदा हमारा जो निज़ाम हुकूमत है इस वक्त पोजीशन में नहीं है, क्योंकि एक तो ज़ाहिर 2/3 अक्सरियत नहीं है, अपोजिशन ये होने नहीं देगी। तो बेमायनी बहस है इस वक्त जो छिड़ पड़ी है इस वक्त, ये फजूल बहस है बस हमें उलझाने के लिए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रहमान शामी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 9 जनवरी को मरी की शाहराह पर पड़ने वाली बर्फ़ ने पूरी कौम के जज्बात पर आग बरसा दी थी। 10 बच्चों समेत कुल 22 अफराद तफरीक करने गए और एक सानहा बन गए।
कोई जंगल नहीं था, ना ही कोई वो वीराना था। ये इस्लामाबाद से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर मौजूद वो इलाका था जहाँ हर साल बर्फ़ पड़ती है। सारे मुल्क की मशीनरी और हाकिम वहीं मौजूद थे जहाँ मौत का रक्स हुआ। कोई मशीनरी वक्त पर पहुंची थी और ना ही मुलाजमीन और अफसरान। 24 घंटे बाद मकामी अफराद और सयाहों ने अपनी मदद आप के तहत लाशों को निकाला, बल्कि इंतज़ामिया की आंखें ही उस वक्त खुली जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। फिर मरी से इस्लामाबाद और लाहौर के ईवानों में हलचल पैदा हुई और मरी में फंसे जो सयाह थे उनकी दादरसी के लिए फिर सारी मशीनरी मुतहरिक हुई, मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और सानहा भी हो चुका था। 10 दिनों के बाद मरी साने की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है। पंजाब हुकूमत ने 15 अहदेदारों पर जिम्मेदारी डाली है और उन्हें बरतरफ कर दिया है। ओहदों से हटाए जाने वाले अफसरान में कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, CPO रावलपिंडी, AC मरी, CTO रावलपिंडी, DSP ट्रैफिक, SC हाईवेज सर्कुलर टूर रावलपिंडी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मरी, इंचार्ज मरी, रेस्क्यू 1112 और डायरेक्टर PDM पंजाब समेत कुछ दीगर अफसरान को मुअत्तल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरी में होने वाला सानहा हर लिहाज से अफसोसनाक और इंतहाई तकलीफ देह है। क्या कहा उस्मान बुज़दार साहब ने, ज़रा देखिए। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गफलत और कोताहियों की निशानदही की गई। मुतलका हुकाम अपने फ़राइज़ और रिस्क का इदराक करने से कासिर रहे। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तमाम अफसरान को मुअत्तल करके इनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। नाज़रीन, इस इंक्वायरी में भी वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। एक सानहा हुआ और इंक्वायरी में कुछ मातहत अफसरान को हुकूमत ने फारिग किया और ख़ुद बरीज़िम्मा हो गए। हालांकि पाकिस्तान भर के तफरीही मकामात पर बाकायदा एक निज़ाम की ज़रूरत है। ज़्यादा और नाजायज़ टोल टैक्स से शुरू होकर महंगे दामों कमरे देने वाले होटल माफिया तक और फिर दुगनी कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों से लेकर पार्किंग स्टैंड्स पर ओवर चार्जिंग तक सयाहों के साथ जो सलूक होता है, इसकी इंक्वायरी हुई और ना ही इस पर कोई एक्शन हुआ। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज़ अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ अवान साहब। अली नवाज़ अवान साहब, जिन 15 लोगों को आज फारिग किया गया, क्या सिर्फ वही जिम्मेदार थे? शाजिया, पहले तो आपको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए था कि विद इन अ वीक टाइम एक इंक्वायरी होल्ड हुई, इंक्वायरी में लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया और सिर्फ मताहत हमला नहीं, ये शुरू होता है कमिश्नर रावलपिंडी से, उसके बाद DC रावलपिंडी, उसके बाद AC, उसके बाद NHA के जो मुलाजिम है, जो रेस्क्यू के मुलाजिम है, जो फॉरेस्ट के मुलाजिम है, ये वो लोग हैं जिसको गफलत ने जिन लोगों ने गफलत का मुजाहिरा किया है। जब मेट ऑफिस ने आपको बता दिया, फोरकास्ट कर दी कि इतने अरसे बाद इस मरी में एक बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने वाली है, तो आप लोगों ने क्या तदबीरी इकदाम किए जिसकी वजह से ये चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सकता था। तो उन लोगों की विद इन अ वीक टाइम रिपोर्ट आती है, उनको ओहदों से हटा दिया जाता है, उनके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान में तो ये था कि मॉडल टाउन इवेंट होता था और जो प्रेग्नेंट खवातीन को मुंह में गोलियां मारी जाती थी, 93 लोगों को गोलियां लगती थी, 15 से ज्यादा लोग शहीद हो जाते थे और उनके वर्षा को कोर्ट जाना पड़ता था इंक्वायरी होल्ड कराने के लिए। 100 बच्चा मुल्तान में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर जाता था, किसी का बाल बीका नहीं होता था। इधर मोटरवे के ऊपर एक ऐसी गाड़ी को परमिशन दे दी गई जो बच्चों को लेके आई थी और 40 बच्चे कलर कार के ऊपर ब्रेक फेल होने की वजह से खाई में गिर के फौजे, किसी का कोई बाल बीका नहीं हुआ और किसी को नहीं हटाया गया था। ये पहली दफा है कि प्रॉपर एक्शंस लिए गए हैं और यही हमारी हुकूमत की सबसे डिफरेंट चीज है जो पहले हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है होने के बाद हम हर साने के बाद दूसरे साने का इंतजार करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बदकिस्मती है, ये अलमिया कह ले हमारे इस मुल्क का कि एक सानिया होता है, सारी हुकूमती मशीनरी एक्टिव होती है, मुतहरिक होती है, फौरी एक्शन होते हैं, उसके बाद हम फिर एक लंबी तान कर सो जाते हैं और इंतजार करते हैं किसी दूसरे साने का। अभी आप बता रहे हैं कि मेट ऑफिस ने इन अफसरान को पहले ही बता दिया था कि ये मौसम की कंडीशन रहेगी, तो क्या उससे पहले किसी ने इन अफसरान से पूछताछ की कि मेट ऑफिस की तरफ से ये इकदाम करने के लिए कहा गया है या किसी साने का इंतजार कर रहे थे?
यही देखें ना, जब वो देखें, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो बात की है कि नए सानिया का इंतजार किया जाता है हमेशा पाकिस्तान में, बिल्कुल 70 साल की तारीख में आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, पर बिकॉज क्योंकि सजा और जजा का कोई तस्वुर ही नहीं था पाकिस्तान के अंदर, ये पहली दफा सजा और जजा का तस्वुर आया। जब सजा और जजा का तस्वुर आता है तो ही लोग अपनी ड्यूटीज अच्छी तरीके से निभाते हैं। अब आप जो कह रही हैं कि जो मेट ऑफिस जो मैंने आपको बताया, आइंदा इस तरह की जब फोरकास्ट होगी तो आप मुझे जो भी उधर का चीफ कमिश्नर होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा, उसको पता है कि अगर हमने कोई भी गफलत बरती तो हमारा अंजाम भी वही होगा जो पिछलों का अंजाम हुआ है। आपके जो टी और सेट हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आपने काम करना होता है, ये तो नहीं होता ना कि वजीर आजम, वजीर आला या मिनिस्टर ने नीचे आके काम करा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो उसके तहत जो गफलत बरती गई है पंजाब। आप मुझे बता सकते हैं सयाद को पंजाब में देखता कौन है? उनके आई डोंट नो क्या मिनिस्टर का नाम क्या है उनके, पर मेनली जो आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कोई मिनिस्टर नहीं है सयाद का जनाब। उधर हाई चार्ज हुआ, अच्छा मुझे नहीं नाम पता, मैं यही तो कह रहा हूँ ना शादी, जिम्मेदारी तो फिर अल्टीमेटली फिर बुज़दार साहब पर आयद होती है ना, क्यों नहीं है कोई सयाद का? देखिए आप ये देखें, फिर यही बात है कि जब सेट एंड टीओ देखें, अगर टीओआर्स ना बने हो, अगर आपको इंटीमेट ना किया गया हो, कोई जो आपका टीओ जो सेट हुए हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, तो क्या ये बुज़दार साहब की गफलत है कि उस एडमिनिस्ट्रेशन की गफलत है? जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने काम नहीं किया, उनको ओहदों से बर्खास्त कर दिया गया, उनके ऊपर तादबी कार्रवाई शुरू हो गई है। सयाद को आप लोगों ने, जब से आप लोग इक्तदार में आए हैं, ये भी आपका एक मोटिव रहा है कि सयाद को आप लोगों ने फरोग देना है, और आप लोग इस चीज का क्रेडिट भी बहुत लेते रहे, और हम दिया है। हैरानगी की बात है सयाद का कोई वजीर नहीं है। क्रेडिट लेते हैं शाजिया, इसका क्रेडिट लेते हैं हम इसका, और क्रेडिट क्या लेते हैं? इससे पहले पाकिस्तान में जो टूरिज्म है वो इंडस्ट्री नहीं डिक्लेयर थी। पाकिस्तान में पहली दफा टूरिज्म को इंडस्ट्री डिक्लेयर किया गया है। पहले पाकिस्तान के अंदर नो गो एरियाज होते थे, हमने उन नो गो एरियाज को खत्म किया गया। उसके पहले पाकिस्तान में जो वेव ऑफ कर दी गई है, उसके सुनते जाए। हमने कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। सवात मोटरवे आपके सामने है, सवात मोटरवे का सेकंड फेज आपके सामने। 13 नई हमने ऐसी स्पॉट्स को रिकॉग्नाइज किया है जो टूरिस्ट स्पॉट को हम डेवलप कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म बढ़े। हमने इसको डिफाइन किया है कि हमें याद क्या होती है, माउंटेन टूरिज्म क्या होती है। हमने इन सारी, और इसी बेस के ऊपर, इस चीज के बेस पे पाकिस्तान के इंटरनल टूरिज्म बढ़ा है। और ये देखें ना, इन 2 साल कोरोना के अंदर जो हमारी टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो कितनी हिट हुई थी, और आप उसको हमने किस तरह वापस लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह। पर जो ये गफलत है, जिन लोगों ने ये गफलत की है, उनको वो अपनी कार्रवाई के तहत पहुंचे हो सर। आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे परवान चढ़ रही है? टूरिस्ट को लूट लूट के 100 रुपए की चीज 5-5 हजार में दे दे के, जो 100 रुपए का चाय का कप है वो 1000 रुपए में बेच के, टूरिज्म क्या इस तरह लोगों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है? क्या कभी किसी ने इस तरह इन्वॉल्व हुई है कि 1,65,000 नहीं, देखें जो गलत चीज हुआ है उसको सही चीज के साथ मिक्स करके उसको सही चीज को गलत ना पेश करें। चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या इंटरनल टूरिज्म बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कि जो सवात की तरफ सयाहों का रुख हुआ है वो पहली दफा हुआ है, जो कुमराट की तरफ सयाहों का रुख हुआ पहली दफा हुआ है, जो हमारी पहली दफा हमने गिलगित के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रिकग्निशन दी है कि टूरिस्ट डायरेक्टली वहां लैंड कर सकें। उसके अंदर जहां गफलत बरती गई है वो लोग अपने अंजाम को पहुंचे। इतनी टूरिज्म मरी में बढ़ी, उससे पहले आपके एक वफाकी वजीर इस चीज का क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन क्या किसी ने इस चीज पर फोकस करने की कोशिश की कि वहां टूरिस्ट के साथ हाल क्या हो रहा है, वहां पर हालात क्या है? हमें तो सिर्फ उस वक्त इस चीज से इंटरेस्ट था कि इनकम कितनी आ रही है, ये नहीं पता चल रहा था कि किस तरीके से ये टूरिस्ट को तंग करके लूट कर जो है वो सारी इनकम आ रही है। शादियां देखें, दुनिया के अंदर सीजन्स होते हैं, हाई सीजन्स होते हैं, लो सीजन्स होते हैं। अगर आज आप दुबई जाएंगी, अगर वो लो सीजन है तो आपको होटल का रेट कम मिलेगा, बट आपने गवर्नमेंट का ये काम होता है, आपने मोनोपोली क्रिएट नहीं होनी होती। इस तरह की जब क्लैमिटीज होती हैं उसके अंदर लोगों को ओवर चार्जिंग से रोकना होता है। क्या आपको ये खबरें कभी गिलगित बल्तिस्तान से आई हैं 2-3 सालों के अंदर? क्या आपको सवात से आई हैं? क्या कमराट से आई हैं? क्या आपको हमारे बाकी फोर्ट मेंबरों से आई हैं? नहीं आई, नहीं असल चीज है, और नहीं असल चीज जब ठीक मैं यही बात करने की कोशिश कर रहा हूं, और जो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये काम किया है, वो सब सजा उनको आपके सामने उन सबको सजा दे दी गई है।
बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अली नवाज़ अवान साहब। नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेज़ी के साथ फैल रहा है। कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ने लगी है। NCOC के नए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 58,943 टेस्ट किए गए, जिसमें से 6,808 टेस्ट मुस्बत आए, जबकि 5 अफराद कोरोना वायरस की वजह से मौत के मुंह में चले गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना अमवात की तादाद 29,042 हो चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 13 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। हुकूमत ने कोरोना की बढ़ती हुई शरह को मद्देनज़र रखते हुए 10% से ज़्यादा शरह वाले जो इलाके हैं उन शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने, तलबा और दीगर अफराद को वैक्सीनेशन लगवाने की पाबंदी करने के साथ साथ और भी सख्तियाँ आयद करने का ऐलान किया है। मगर कोरोना का इलाज एहतियात से बढ़कर यकीनन कुछ नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी जब तक लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इज्तिमात में रश वाली जो जगह हैं वहाँ जाने से गुरेज नहीं करेंगे और सबसे बढ़कर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक कोरोना वबा से यकीनन बचना मुश्किल है। कोरोना वबा को शिकस्त देने के लिए आवाम को यकीनन बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस तेज़ी से ये ओमिक्रॉन फैल रहा है, ये ख़तरनाक भी उस हद तक ही है? थैंक यू शादिया। देखें, ओमिक्रॉन की में 50 म्यूटेशंस हैं जो एकदम आई। साउथ अफ्रीका से 24 नवंबर 2021 को पहला केस रिपोर्ट हुआ और फिर पूरी दुनिया में फैल गया इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और उसमें जो 50 म्यूटेशंस आई हैं उनमें से 30 जो हैं वो स्पाइक प्रोटीन्स पे हैं जो कांटे इसके ऊपर हैं। और वो कांटों का अहमियत ये है कि उनके ज़रिए ही जब सांस के ज़रिए ये वायरस अंदर इनहेल होती है तो वो जिस्म में जो लगती है लंग्स में ACE2 रिसेप्टर को उन कांटों से लगती है। उन कांटों की म्यूटेशंस की वजह से तकरीबन 12 गुना 12 टाइम्स इसकी इन्फेक्टिव पोटेंशियल बढ़ चुका है। एक इंसान से दूसरे लगने को थोड़े से डिस्टेंस पे भी लग जाता है, चंद सेकंड में लग जाता है एक्सपोजर। और नया वेरिएंट भी, जी हाँ, नया जो ओमिक्रॉन है। और जहाँ तक ये है कि ख़तरनाक उस लिहाज से कि शरह अमवात इसकी उतनी नहीं है। नहीं, एक और चीज़ बताइएगा डॉक्टर साहब, क्या इसके भी सिम्टम्स वही हैं? स्मेल चली जाती है, आपके जो टेस्ट है वो टेस्ट बड्स चेंज हो जाते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बुखार हो जाता है? क्योंकि आजकल तो घर में तमाम घरों में हर दूसरे बंदे को बुखार है, ज़ुकाम है, खांसी है, तो क्या यही इसकी सारे सिम्टम्स हैं? देखें, जो सूंघने की अहलियत चले जाना या एनोस्मिया या टेस्ट के चला जाना वो इसके साथ नहीं देखा जा रहा, यानी कि ये ट्राइजेमिनल नर्व जो हमारी होती है उसको नहीं इफ़ेक्ट कर रही। अच्छा। जो डेल्टा वेरिएंट और उससे पहले आने वाले वेरिएंट्स अफेक्ट कर रहे थे। इसकी जो सिम्टम्स हैं यंग लोगों में, ख़ासकर बच्चों में, बहुत ही माइल्ड हैं और यही हैं जो आप बता रही हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जो हर घर में है। और अगर हम टेस्ट करेंगे तो हर घर में ही यही मिलेगा हमें कोविड-19 का इन्फेक्शन। तो इसलिए कि हम टेस्ट ही बहुत कम कर रहे हैं और जो टेस्ट कर रहे हैं कराची में 41% पॉजिटिविटी है, जो लाहौर में तकरीबन 15% है। तो जाहिर है कि ये यहाँ तक नहीं महदूद रहेगी, यहाँ से स्पिल ओवर होकर तमाम मुल्क में जाएगी। और इसलिए जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी NCOC या गवर्नमेंट के अलावा पब्लिक नहीं लेगी, ये कभी बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। और उसकी वजह यह है कि अभी भी बहुत ज़्यादा हमारे अनवैक्सीनेटेड लोग हैं। आपको तकरीबन 50% अभी
डोज लगी है या 2 डोजें लगी हैं, लेकिन 50% के करीब हैं। तो अभी इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर जब बढ़ेगा तो ज़ाहिर है हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और मज़ीद आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। डॉक्टर साहब, इस चीज़ पर कोई रिसर्च हुई है या इस चीज़ को आप लोगों ने देखने की कोशिश की है कि रिसेंटली ओमिक्रॉन की वजह से जिन पेशेंट्स की डेथ हुई है, जिन लोगों की डेथ हुई है, वो वैक्सीनेटेड थे या नहीं, ताकि ये पता चल पाए कि क्या वैक्सीनेशन के बावजूद भी किसी की लोगों की अमवात हो रही हैं? देखें, अमवात तो हो रही हैं, लेकिन बहुत कम, उस लिहाज से नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से बहुत कम हो रही हैं, क्योंकि अभी डेल्टा वेरिएंट भी हमारे मौजूद है और दुनिया में तो इसके बाद डेल्टा क्रॉन भी आ चुका है। जैसे हमें पता है साइप्रस से केस रिपोर्ट हुआ पिछले हफ्ते और वो भी अब फैल रहा है। वो इससे अगली किस्म है? जी, इसके बाद जो आई है अभी चंद दिन पहले ही आई है और वो साइप्रस से सिप्रियट डॉक्टर ने रिपोर्ट किया और उसको कहा गया कि ये कंटेमिनेशन है, लेकिन एक्चुअली कंटेमिनेशन नहीं थी। वो केसेस काफ़ी साइप्रस से फैल रहे हैं। और यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जिन एरियाज़ में वैक्सीनेशन बहुत कम हुई है, ख़ासकर अफ्रीका में और ऐसे मुल्कों में जहाँ पे कम है, वहीं से वेरिएशंस और म्यूटेशंस आएंगी आइंदा भी। इसलिए मैं समझता हूँ कि तमाम मुल्कों को सर जोड़ के बैठना चाहिए और अपने अपने एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए, जिसका मतलब है कि कंप्लीट वैक्सीनेशन 80% की होगी तो ये वायरस को रुखसत करेंगे, वरना तो ये म्यूटेशंस आए दिन आती रहेंगी और आने वाली म्यूटेशन हो सकता है इन्फेक्टिविटी तो ज़्यादा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा अहलियत रखती हो जिस्म को डैमेज करने और शरह अमवात बढ़ाने की। तो डॉक्टर साहब, जिन लोगों को 2 डोजेस लग चुकी हैं उसके बावजूद भी लोग बूस्टर लगवा रहे हैं, तो क्या इससे आप ज़्यादा सेफ हो जाते हैं? देखें, हमें ये पता है कि इम्यूनिटी जो आप इम्यूनिटी अचीव करते हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बनाते हैं वैक्सीन्स के बाद, वो ओवर द टाइम फॉल करती हैं डेफिनेटली। तो इट इज़ क्योंकि इसका इन्फेक्टिविटी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और जैसे आपने कहा कि शादियों में हमने देखा कि जब लोग जाते हैं वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड, तो इधर तो 500-600 लोगों की शादियाँ हो रही थी, तो उनके 200, 300 लोग एकदम पॉजिटिव होते हैं। इसका इतना ज़्यादा 1 या 2 लोग ले जाएंगे, पूरी बारात को इन्फेक्ट कर देंगे। तो इसलिए जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी, जिनकी 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, उनको भी एडवाइजेबल है और वर्ल्ड ओवर एडवाइजेबल है कि वो बूस्टर डोजेज़ लगवाएं और दोनों डोजेज़ कंप्लीट डोजेज़ लगवाएं। बेशक वो पहले जो भी उनको वैक्सीन लगी थी वही लगवा लें, वरना अलहदा भी लगवा लें। अच्छा, जो पहले डोजेस लगी, अगर किसी को फाइजर लगी और बूस्टर कोई और लग जाए तो ये ठीक है? ये भी ठीक है, क्योंकि हमारी अपनी स्टडी हुई जो मिक्स एंड मैच पे स्टडी हमने की, जिसको हम पोलीवैक्स स्टडी कहते हैं, UHS ने की, जिसमें 3 अक़साम की वैक्सीन्स भी कोई तकरीबन 8000 लोगों को लगी थी और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहे। वैक्सीन्स के कोई ऐसे एडवर्स इफेक्ट नहीं आए, बच्चों में भी, 8 साल के बच्चों में भी और बड़ों में भी। कोई ख़ास ना DNA चेंज हुआ, ना कोई किसी की मौत हुई, किसी का कुछ नहीं। इसलिए वैक्सीन से नहीं डरना चाहिए, बीमारी से डरना चाहिए। बच्चों के लिए सेफ है वैक्सीन, क्योंकि 12 साल के लोग, बच्चों की भी शुरू कर रहे हैं वैक्सीनेशन। जी, मेरा ये ख्याल है कि चंद हफ्तों में आप देखेंगे 8 साल को भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्रीज़ ने 8 ईयर्स को भी कर दिए और 5 ईयर्स पे भी स्टडी हो रही है। और इवन 5 ईयर्स पे भी सेफ्टी इसकी ठीक है, क्योंकि ये वही टेक्नोलॉजी है जिससे मीज़ल मम प्रोबेला या DPT वगैरह को बनाया जाता है, सेम टेक्नोलॉजी है। तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बच्चे भी हमारा असासा हैं और उनके क्लासरूम में एक्सपोजर भी बहुत है और उनमें हमें इम्प्लीमेंट करना SOPs को बहुत चैलेंजिंग होगा, ये उनको भी लगाना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी, प्रेगनेंसी में भी औरतों को लगाना चाहिए, क्योंकि वो 2 ज़िंदगियों का सवाल है, इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में। लेकिन उधर सिर्फ रिकमेंडेड मैसेंजर RNA वैक्सीन है, विच मीन्स फाइज़र या मॉडर्ना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।